Hello everyone, my name is प्रशांत सिंह और वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल वेदा फिजिक्स। तो आज हम 11th फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वेक्टर पढ़ने वाले हैं। चलिए जानते हैं क्या होते हैं वेक्टर। तो बेटा बात यह है कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं उनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेस पर दो टाइप से बांट दिया है। उनमें पहला टाइप बना हमारी स्केलर क्वांटिटीज एंड दूसरा टाइप बना हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। तो पहले थोड़ा जान लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है। बेटा कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिन्हें डिफाइन करने के लिए केवल और केवल उनके मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, उनकी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। और सेम कुछ क्वांटिटीज भी ऐसी भी होती है जिन्हें डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो अब जानते हैं चलिए क्या होता है। बेटा जो स्केलर क्वांटिटीज होती है उन्हें डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, यानी डिफाइन बाय ओनली मैग्नीट्यूड। ओके बेटा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल्स मास, टेम्परेचर, स्पीड, etc। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिन्हें डिफाइन करने के लिए केवल और केवल उनके मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की नहीं। चलिए अब आते हैं हमारी वेक्टर्स पर। बेटा दीज आर वेरी इंपोर्टेंट क्वांटिटी, पूरी फिजिक्स में यही क्वांटिटीज चलेंगी तुम्हारी। 11th 12th जब भी पढ़ोगे, जहां वेक्टर यूज होंगे वहां यही नियम चलेंगे जो मैं बताऊं। सबसे पहली बात, दीज क्वांटिटीज डिफाइंड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा, अब सर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का क्या मतलब है? चलो, मैग्नीट्यूड का जो मतलब होता है बेटा, जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है बेटा, वो उसका सीधा मतलब होता है न्यूमेरिकल जो वैल्यू हमारे पास होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे स्केलर में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। अब जैसे हमारे पास मास है तो इसकी स्केलर वैल्यू कोई 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो जैसी भी होती है वो ऐसे हो जाती है। टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी होता है। स्पीड 2 मीटर पर सेकंड जैसे भी होता है। तो ये 2, 2, 8, 2 ये सब क्या है बेटा, ये सब मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या होती है, हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अच्छा ठीक है सर, जो मैग्नीट्यूड होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अब इसमें डायरेक्शन का क्या फंडा है, मतलब जब मैग्नीट्यूड से ही काम चल रहा था तो डायरेक्शन की क्या जरूरत पड़ी। चलो इसको बहुत ही अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि एक बेटा लड़का है सोनू, एक लड़का है सोनू। अब बेटा सोनू के यहाँ पर सोनू के मामा जी आए हुए हैं, सोनू के यहाँ पर सोनू के मामा जी आए हुए हैं। अब सोनू कुछ इस जगह पर रहता है बेटा, ऐसे कुछ इस जगह पर, ऐसे मान लो यहाँ पर है सोनू का घर। अच्छा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो बेटा 1 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की बेटा डिस्टेंस मान लो 2 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर है मिठाई वालों की दुकान, जो भी मिठाई हो। अब सोनू का ये क्या है बेटा, ये सोनू का घर है, सोनू का हाउस है, होम है। अच्छा, अब सोनू की मम्मी ने कहा सोनू से कि बेटा तेरे मामा आए हैं और जाके मिठाई वाले की दुकान से 2 किलो या 1 किलो मिठाई ले। तो अब सोनू भाई साहब क्या करेगा, सोनू पूछेगा कि मम्मी कितनी दूरी पर है दुकान। तो मम्मी ने केवल मैग्नीट्यूड दे दिया कि बेटा दुकान हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर ऐसे, 2 किलोमीटर ऐसे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सोनू यहां से चला 1 किलोमीटर यहां तक, तो सोनू आ गया। तो सर यहां तक हमारा सोनू आ गया। अब दिक्कत ये बनी कि यहाँ पे आने के बाद सोनू को 3 रास्ते मिल गए, 1, 2 और 3। अब अगर उसके पास डायरेक्शन होती
तो वो सीधी बात चलता है कि साहब 1 किलोमीटर मैं आ गया हूँ, 2 किलोमीटर मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है तो मिठाई की दुकान मिल जाएगी। लेकिन जैसे कि उसके पास केवल मैग्नीट्यूड था कि दुकान 3 किलोमीटर है और उसके पास बेटा डायरेक्शन नहीं थी, तो इसीलिए सोनू को दुकान ढूंढने में बहुत ही दिक्कत हुई। यानी कि पता नहीं सोनू अगर इस तरफ आ गया 2 किलोमीटर तो उसको फिर से वापस ऐसे आना पड़ेगा, फिर अगर मान लो सोनू इस तरफ चला गया फिर 2 किलोमीटर ऐसे वापस आना पड़ेगा, तब जा करके सोनू कहीं दुकान में पहुंचेगा। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि डायरेक्शन का खेल कितना जरूरी है। ठीक है बेटा, चलो आते हैं अब वेक्टर्स पर। तो बेटा वेक्टर जो होते हैं, अच्छा मैं इसको बेटा मिटा रहा हूं, ठीक है। ठीक है सर, आ गया समझ में कि कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी डायरेक्शन में। चलो अब समझते हैं क्या होता है। अब बेटा इसके एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम। जैसे जैसे हम आगे की तरफ फिजिक्स पढ़ते जाएंगे ऐसे ही एग्जाम्पल पढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ठीक है सर, समझ में आ गया, आपने बता दिया हमें आ गया, कोई बात नहीं। अब देखते हैं, तो अब बेटा ये देखते हैं कि इनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। इनका रिप्रेजेंटेशन, चलो हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सर इनको रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। किससे करते हैं बेटा, एक एरो से। कोई एक एरो होता है ऐसे करके, ऐसे, ये एरो हो गया। ठीक है सर, एरो से करते हैं। मान लो बेटा कोई वेक्टर ए है, इस वेक्टर का नाम क्या है, ए। अब बेटा ऐसा होता है कि ए के ऊपर भी एक छोटा एरो हम लगा देते हैं जिससे ये पता चलता है ए एक वेक्टर है। चलो सर आ गया। अब ए वेक्टर का जो हमारा एरो है उसका ये वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं टेल, स्पेलिंग देख लेना भाई। और जो ये वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हेड। ठीक है सर, समझ में आ गया। और जो इस वेक्टर की लेंथ होती है ना बेटा, जो इस वेक्टर की लेंथ होती है उसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। उसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। और जहां इस वेक्टर का हेड होता है वही इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। वही क्या करता है, इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब है वेक्टर ए के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो गई। इतनी बात समझ में आई? तो बताओ, जो भी लिखना है पॉज करके लिख लेना अपनी तरफ से। मिटा रहे हैं, चलो मिटा रहे हैं। चलो सर अब करते हैं अपना काम। अब बेटा रिप्रेजेंटेशन हो गया कि वेक्टर को सर एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और जहां उस एरो का हेड होता है वो उस वेक्टर की डायरेक्शन होती है, और जो उसकी लेंथ होती है वो क्या होता है सर, उसका मैग्नीट्यूड। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम क्या निकालते हैं बेटा, इनके बीच का एंगल। इनके बीच का एंगल, वेक्टरों के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो बेटा एंगल फाइंड करने के लिए क्या होता है, एक नियम होता है छोटा सा, कि हेड से तो हेड मिलता है और टेल से टेल मिलती है। या तो दो वेक्टरों के बीच का हेड से हेड मिला हो, और या दो वेक्टरों के बीच की टेल से टेल मिली हो। तो इन दोनों पोजीशनों में से कोई एक कंडीशन पर हम एंगल निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई वेक्टर ए ऐसे है, ये इसकी टेल, ये इसका हेड, और कोई एक वेक्टर ऐसे है। तो अब देखो वेक्टर ए इसे मान लिया और वेक्टर बी इसे मान लिया, और इन दोनों के बीच में कोई एंगल है 30 डिग्री। तो अब मैं पूछूं कि बेटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितना एंगल है, तो आप बोलेंगे आपके 30 डिग्री है, क्योंकि इस वेक्टर की टेल और इस वेक्टर की टेल मिली हुई है। तो ऐसे में जो इनके बीच का एंगल है वो कितना है बेटा, 30 डिग्री। तो एंगल थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 30। अच्छा अब सर हेड से कभी कभी होता है हेड से हेड भी मिले हो, ऐसे ए और बी, तो ये एंगल मान लो 60 डिग्री। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। यहाँ पे चलो मान लिया टेल से टेल तो नहीं मिल रहे, लेकिन हेड से तो हेड मिल रहा है। तो ऐसी दो कंडीशनों में इनके बीच में जो एंगल होते हैं वही इनके बीच के एंगल होते हैं। अब देखो मैं कुछ एग्जांपल लूं। मान लो एक वेक्टर ए ऐसे है और एक वेक्टर बी ऐसे है। सही नहीं बना।
ऐसे बी वेक्टर है, और बी वेक्टर, अब इनके बीच का एंगल दे दिया मैंने 30। क्या अब ए और बी के बीच का एंगल कितना है बेटा? 30 होगा? नहीं, 30 नहीं होगा। अब देखो क्यों 30 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 30 बेटा ए वेक्टर की तो यहाँ पे टेल है और बी वेक्टर का यहाँ पे हेड है, और एंगल निकालने के लिए या तो हेड से हेड टू हेड होना चाहिए वेक्टर, और या फिर बेटा और या फिर टेल टू टेल होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो अब क्या करते हैं बेटा, अब हम करते हैं इन वेक्टरों की पैरेलल शिफ्टिंग। अब क्या करते हैं वेक्टरों की बेटा? पैरेलल शिफ्टिंग। सर पैरेलल शिफ्टिंग क्या होती है? कुछ नहीं होती बेटा, पैरेलल शिफ्टिंग ये होती है कि किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल ही आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी ले जा सकते हैं, केवल कंडीशन है कि उस वेक्टर की डायरेक्शन ना बदले और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना बदले। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास भी वेक्टर ए है, कोई हमारे पास वेक्टर ए है। अब हम इसको चाहे तो इसके आगे ले आए, चाहे इस वेक्टर को उठा करके इसके ऊपर ले आए, हाँ डायरेक्शन बदल गई, चाहे इसके ऊपर ले आए, चाहे इसके नीचे उठा लाए, यानी इस वेक्टर को ऊपर नीचे आगे पीछे, चाहो तो बेटा इस वेक्टर को पीछे ले आओ, चाहे इस वेक्टर को ऊपर ले जाके आगे ले आओ, ऊपर ले जाके नीचे ले जाके आगे ले आओ, फिर नीचे ले जाके चाहो तो बेटा इसको पीछे ले आओ, ऊपर ले जाके इसको पीछे ले आओ। लेकिन कंडीशन क्या है कि इस वेक्टर की लेंथ और इस वेक्टर की हेड की जो डायरेक्शन है वो ना बदले, इसी डायरेक्शन में है ना। अगर पॉजिटिव एक्स की सारी डायरेक्शन है तो हम इस वेक्टर को केवल ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी कर लें, केवल इसकी डायरेक्शन जहां है वैसी रहेगी और मैग्नीट्यूड जैसा है वैसा रहेगा। तो ये पैरेलल शिफ्टिंग बेटा काम आती है वेक्टरों के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए। अब देखते हैं, अब बेटा ये देखो, अब हम किसी भी एक वेक्टर को पैरेलली बेटा शिफ्ट कर देंगे, पैरेलली शिफ्ट कर देंगे। देखो अब मैं इसको कैसे करूंगा, वेक्टर ए तो मैंने रखने दिया बेटा ऐसा ही, और जैसे का मेरा वेक्टर भी यहां था, मेरा वेक्टर भी यहां था, अब मैं उसे उठा करके ले गया ऊपर की तरफ, तो मेरा वेक्टर भी आ गया ऐसा यहां पे। अब देखो वेक्टर बी की भी जो टेल है वो ये रही, वेक्टर ए की जो टेल है वो ये रही। अब इसका मतलब है इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? ये वाला। कितना हो गया? ये वाला हो गया सर। अब ये एंगल तो दिया नहीं, लेकिन बेटा ये एंगल तो है हमारे पास 30 डिग्री। अब ये पूरी लाइन का एंगल कितना होता है? 180। कितना होता है बेटा? 180। यानी ये एंगल 180 और बेटा ये एंगल 30 है, तो भाई साहब ये एंगल कितना हो? 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 50, 150। तो कितनी वैल्यू आई हमारी? 150। इसका मतलब है कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कितना आया बेटा? 150 डिग्री। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? चलो हम एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तब अच्छे से देखते हैं। तो मैं इसको बेटा साफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके उतार लो। पैरेलल शिफ्टिंग हटा दूं? हटा दूं, कोई दिक्कत नहीं। हटा दिया मैंने पैरेलल शिफ्टिंग। कुछ नहीं था पैरेलल शिफ्टिंग में, बस ये है कि वेक्टर को आगे पीछे पैरेलली शिफ्ट करते हैं, केवल उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। चलो हम कुछ अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा सा क्या, सारे क्वेश्चन सिंपल ही आते हैं, वैसे तो कोई पूछता नहीं, बस हमें जब वेक्टर के बीच को जोड़ेंगे तो वेक्टर को तब काम करेंगे। वेक्टर ए, चलो सर हो गया काम। क्या सर आप पे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे? ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी और ये एंगल है मेरे पास 120। अब फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कैसे फाइंड करेंगे? हाँ भैया दिख रहा है कि 120 है। नहीं, अभी यहां पर मैंने क्या बोला कि एंगल फाइंड करने के लिए या तो बेटा हमारे दोनों वेक्टर की हेड मिली होनी चाहिए, हेड टू हेड, या फिर टेल मिली होनी चाहिए। अब बेटा इस वेक्टर की हेड है और बी वेक्टर की टेल है, ऐसे नहीं, दोनों की या तो हेड को मिलाओ या दोनों के टेल को मिलाओ, तब एंगल फाइंड करते हैं।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेड को भी मिला के एंगल फाइंड करवा दूंगा, टेल को मिला, चलो पहले पहले मिलाते हैं बेटा टेल टू टेल। पहले क्या मिलाते हैं, ताल से ताल, ताल से ताल, टेल टू टेल। देखो वेक्टर ए वेक्टर तो मैंने ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पे क्या था मेरा, यहाँ पे मेरा बेटा कौन सा वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर पहले था। अब मैंने इसकी हेड को पकड़ के ऐसे कर ऊपर की तरफ ले गया, तो ये रहा मेरा बी वेक्टर। अब बेटा मेरे को ये एंगल कितना दे रखा है, 120। निकालना कितना है, ये वाला, क्योंकि अब वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा है, ये वाला। कि वेक्टर ए की भी टेल यहाँ पे, वेक्टर बी की भी टेल यहाँ पे, टेल से टेल मिली हुई है, तो एंगल ये वाला हो गया। तो ये एंगल कितना होगा सर, कितना होगा क्या, ये एंगल 120, ये एंगल पूरा 180। तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा, यानी 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। कितना एंगल आ गया, 60। अभी तुमको ये तो पता है ना कि एक जो स्ट्रेट लाइन होती है अपने ऊपर कितना एंगल बनाती है, 180। खैर पता होगा इतना। चलो अब क्या करते हैं बेटा, अब इसको हेड से हेड मिलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखो पहले वेक्टर ए मेरा यहां था और वेक्टर बी मेरा यहां है। अब मैंने क्या करा, वेक्टर सॉरी 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 रुकिए, वेक्टर ए यहां है और पहले मेरा वेक्टर बी यहां था। अब मैंने वेक्टर बी की पूंछ को पकड़कर, टेल को पकड़ के इसको पीछे खिसका दिया। आजा भाई तू आजा इधर, तो ये आ गया वेक्टर बी भाई साहब। अब क्या हुआ, अब इन दोनों वेक्टरों के हेड से हेड मिले हुए, तो यानी इनके बीच का जो एंगल है बेटा वही हमारे पास एंगल होगा। अच्छा वही हमारे पास थीटा होगा। तो हमको सर ये नहीं पता, लेकिन इसकी वैल्यू दे रखी है 120। वही कंसेप्ट है यार, 180 माइनस 120, जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी थीटा की। कितना मिला, 60 डिग्री, यानी कितनी आएगी थीटा की वैल्यू, 60 डिग्री। अरे यार तुम्हारी समझ में आई नहीं आई वेक्टरों के बीच का एंगल निकालना। ठीक है भैया, आ गया। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं।